बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, आज तुर्की के अंदर इलेक्शंस हुए और वोटिंग हो गई है। इस वक्त उसकी काउंटिंग हो रही है। अभी तक कौन आगे है इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपडेट करता हूँ। आज का मेरा मेन मुद्दा ही यही है कि कौन अभी तक जीत रहा है। लेकिन आपको ये बता दूं कि इलेक्शन से पहले क्या माहौल बनाया गया था और वेस्टर्न मीडिया खास तौर पर कैसे देख रहा था इस सारे इवेंट को। देखें, एर्दोगान के ऊपर वेस्ट के अंदर इल्ज़ाम लगता है कि ये इंटायरली प्रो वेस्ट नहीं है और एर्दोगान जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी बैलेंस्ड किस्म की रही है। डिस्पाइट बीइंग अ नेटो मेंबर, एर्दोगान ने रशिया से S-400 लिए। S-400 लेना बड़ी बात है। ये नेटो के मेंबर होने के बावजूद रशिया से वेपन्स लेना, ये स्ट्रेटेजिकली बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। उन्होंने अपने टाइज बढ़ाए रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी और मिडल ईस्ट वालों के साथ भी और एट द सेम टाइम वेस्टर्न ममालिक के साथ भी। अच्छा, वेस्ट का फिर एक और भी एर्दोगान से डिसएग्रीमेंट के लें या एक और भी इनका मसला रहा है कि एर्दोगान जो है ना वो थोड़ा सा इस्लामिस्ट उसकी पार्टी है। इस्लामिक वैल्यूज़ को वो पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि इस्लामिक वैल्यूज़ को नाफिज किया जाए अच्छे तरीके से टर्की के अंदर। ये भी चीज़ वेस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती। तो एर्दोगान की जो पॉलिसीज़ हैं उससे बहुत सारे जो वेस्ट के ममालिक हैं वो खुश नहीं हैं। तो इसको एर्दोगान को उस लेवल की एक्सेप्टेंस वेस्ट में हासिल नहीं है, लेकिन ही डोंट केयर। एर्दोगान डोंट केयर क्योंकि ये पॉपुलर लीडर है। इसको अपने मुल्क के अंदर बड़ी सपोर्ट हासिल रही है गुज़िश्ता 20 सालों में। तो इलेक्शन से पहले का ज़रा मैं आपको वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स दिखाता हूं। उनके अंदर जो चीज़ें छपी हैं उसको पढ़ के आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वेस्ट वाले एर्दोगान के बारे में क्या कह रहे थे इलेक्शन से पहले। बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने कहा कि बड़े टफ इलेक्शंस हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होगा, लेकिन साथ ही वो ये भी लिख रहे थे कि एर्दोगान जो है वो हार सकता है। अरे भाई, आपको कैसे पता चला हार सकता है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जबरदस्त किस्म का कंपटीशन होगा, साथ ही कह रहे हैं हार सकता है। कंपटीशन में तो कोई भी जीत सकता है ना अगर जबरदस्त कंपटीशन हो। साथ में ये जो चीज ऐड कर रहे थे ना, ही कुड लूज, तो इस पे जरा बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी थी। बहरहाल जी, आपको मैं वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स दिखाता हूं कि उन्होंने कवरेज किस तरह से की थी इलेक्शन से। ये जो वोटिंग हो रही थी उससे पहले CNN ने कहा कि पोल्स ओपन इन टर्कीज फियर्सली फॉट इलेक्शंस दैट कुड अनसीट एर्दोगान। फिर राइटर्स ने लिखा टर्की वोट्स इन इलेक्शंस, एर्दोगान रिस्क्स डिफीट। फिर BBC ने लिखा कि टर्की इलेक्शन अपोजिशन डेयर्स टू ड्रीम ऑफ एर्दोगान डिफीट। फिर CNBC को देख लें, एक और बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट वेस्ट का, टर्की वोट्स इन क्रंच इलेक्शन एज प्रेसिडेंट एर्दोगान फेसेस ग्रेटेस्ट थ्रेट टू हिज 20-year रूल। तो आप देखें कि सिमिलर किस्म की हेडलाइंस नजर आती हैं तकरीबन सारे वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स में, एक ही जैसी, एर्दोगान हार सकता है, एर्दोगान हार जाएगा, इस तरह से। अलबत्ता मिडल ईस्ट के अंदर मैं देख रहा था, फिर देखिएगा आप जरा, अब दोनों में फर्क देखिए। मिडल ईस्ट के जो मेन न्यूज आउटलेट्स हैं उनकी बिल्कुल डिफरेंट थी कवरेज। मिडल ईस्ट आय को मिसाल के तौर पर देख लीजिए, कहते हैं कि वोटर्स स्प्लिट इन टाइट रेस, ओवर 64 मिलियन वोटर्स सेट टू डिसाइड टर्कीज नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। पोल्स प्रिडिक्ट अ नेक एंड नेक प्रेसिडेंशियल रेस, हाई वोटर्स टर्नआउट रिपोर्टेड, एर्दोगान मेक्स सरप्राइज विजिट टू अंकारा। इसी तरह अल जजीरा भी था, बहुत सारे और भी थे। ये थोड़ा सा न्यूट्रल रहे, इन्होंने किसी को एज सच फेवरेट डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने वही बताया जो कि ग्राउंड पे सिचुएशन थी कि भाई बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया का अभी मैंने आपको दिखाया, वहां पर एर्दोगान की हार के चांसेस बताए जा रहे थे। अच्छा, ये अभी से नहीं हो रहा था, ये इलेक्शन से कि जब से कैंपेन स्टार्ट हुई तो वेस्ट के अंदर एक माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही थी कि एर्दोगान हार रहा है। और मेरे ख्याल से इसी इंप्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए फिर एर्दोगान ने इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ी रैली, अभी मैं आपको उसकी विजुअल्स दिखाता हूं। 17 लाख लोग उसके जलसे में आए, 17 लाख। वुड यू बिलीव दैट? मेरे ख्याल से ये तुर्की की हालिया तारीख का सबसे बड़ा जलसा उसने कर डाला। 17 लाख लोग एक जगह पे जमा हुए एर्दोगान को सुनने के लिए। जरा देखिए उसकी जलसे की जरा फुटेजेस देखिए, क्या कमाल बंदे ने कारनामा करके दिखाया है। 17 लाख बंदे, मेरे ख्याल से ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। दुनिया की वैसे छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एर्दोगान की है वैसे भी, लेकिन उसने भरपूर पावर का मुजाहरा सिर्फ इसी इंप्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए किया कि वो हार रहा है।
sözleri, çıktı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. अच्छा, एक दो और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बता दूं इस इलेक्शन के हवाले से कि रजब तैयब एर्दोगान साहब का जो मुखालिफ है, जो मेन उनके मुखालिफ हैं, उनका वैसे जो नाम है वो कमाल कलीच दराओगलू है। कमाल कलीच दराओगलू, आपको उसकी जो स्पेलिंग लिखी हुई नज़र आती है, असल में टर्किश वर्जन है उसका, कमाल कलीच दराओगलू। अगर हम अपने साउथ एशियन एसेंट में इसको कहें तो इस तरह से होगा। तो उनके लिए कहा जा रहा था कि क्योंकि वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क की पार्टी के बंदे हैं और मुस्तफा कमाल अतातुर्क के लिए माना जाता है कि ये वाज प्रो वेस्ट, तो माना जा रहा था कि ये थोड़ा अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, यूरोप के साथ अच्छे रखेंगे, हो सकता है कि रशिया के साथ S-400 की डील कैंसिल कर दें। इस तरह की खबरें रिपोर्ट हो रही थी मीडिया के अंदर। लेकिन अजीब बात देखिए कि ये जो कमाल कलीच दराओगलू साहब हैं, इन्होंने रशिया पे इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अल जज़ीरा को देख लीजिए, टर्कीज कलीच दराओगलू accuses Russia of interfering in elections. Kamal Kılıçdaroğlu, who is President Recep Tayyip Erdogan's main rival, says Moscow is behind deepfake content. तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया पहले ही। तो इम्प्रेशन ये क्रिएट हो रहा था कि अगर ये आ गए तो ये एंटी मॉस्को होंगे। ये इम्प्रेशन क्रिएट हुआ दुनिया में इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद। उसे मॉस्को ने रिजेक्ट कर दिया इन क्लेम्स को कि हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, हम जो है ना, हम किसी के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस नहीं करते। तैयब एर्दोगान वैसे आज पहुंच गए, बड़ा सरप्राइजिंगली मुझे बड़ी खुशी भी हुई, हैरत भी हुई। आज हया सोफिया पहुंच गए वो, वहाँ पर जो है ना, ये ज़रा विजुअल्स आपको दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त उनका वहाँ पर भी वेलकम हुआ और हज़ारों लोग वहाँ पहुंच गए इनको देखने के लिए। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अभी तक कौन लीड कर रहा है। वोटों की काउंटिंग हो रही है ना, जब ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है तो वोट्स की काउंटिंग अभी हो रही है और 2-3 घंटे के अंदर अंदर ऑफिशियली रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। अभी तक जो है ना वो 80% वोट्स काउंट हो चुके हैं और 80% वोट्स की गिनती के हिसाब से कमाल कलीच दराओगलू साहब जो हैं उनके 43.5% वोट्स उन्होंने लिए हुए हैं। ये सेकंड नंबर पे हैं। लीड कौन कर रहा है? एर्दोगान। एर्दोगान अभी नंबर 1 पे है, 50.66% इन्होंने वोट्स ले लिए हैं और अभी 20% वोट्स काउंट होना बाकी है। तो एर्दोगान की इस वक्त की पोजीशन बता रही है कि मोस्ट प्रोबेबली वही जीत रहे हैं, क्योंकि ये जो मार्जिन है ना, थोड़ा सा मार्जिन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वोट्स जो है वो भी ज़्यादा पीछे है नहीं, सिर्फ 20% वोट्स बचते हैं और 20% वोट्स बाकी रहते हुए उसका जो मार्जिन है वो तकरीबन 7-8% का है। तो मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू करेंगे और अगर 50% से ज़्यादा वोट्स ले लेते हैं उनके कानून के मुताबिक तो फिर ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर नहीं लेते तो एक और फिर राउंड ऑफ इलेक्शंस होगा, एक और होगा इसी महीने। जो ही फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू में आपको उसके हवाले से अपडेट कर दूंगा।